देखो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। अब हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं, हालांकि ये इंट्रोडक्शन के बारे में है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में, और जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन में मीनिंग, स्कोप, पर्पस, नेचर और दिस क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, पर्पस, स्कोप, नेचर एंड क्लासिफिकेशन। और अभी हम इसमें सिंपल सी चीज़ करने वाले हैं, मीनिंग, पर्पस और स्कोप, नेचर। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, इजी रहेगा, अदरवाइज लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो चलते हैं हम इस लाइन के ऊपर। देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज़ अ जुडिशियल प्रोसेस। हम सबको पता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक जुडिशियल प्रोसेस है ऑफ ascertaining द ट्रू मीनिंग ऑफ द लीगल टेक्स्ट एंड लेजिस्लेटिव इंटेंट। इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द लेजिस्लेटिव लैंग्वेज एंड एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब उसकी लैंग्वेज और एक्चुअल एप्लीकेशन क्या होता है लॉ का, तो उसके बारे में एक ये ब्रिज बना देता है, हेल्प करता है। पर्टिकुलरली व्हेन लैंग्वेज इज़ एम्बिगियस एंड वेग। कई बार क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज एक ऐसी होती है, कन्फ्यूजिंग क्रिएट करने वाली होती है या समझ नहीं आती, तो उसमें लॉ इंश्योर करता है कि इफ़ेक्टिव और फेयरनेस आए उसमें, ताकि इंटरप्रेट हो पाए और बेटर डिसीजन ले पाए। अब हम ऑफिशियल डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू, एक्यूरेट एंड लीगल सेंस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन अ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट के अंदर कोई भी वर्ड्स हैं, लीगल वर्ड्स हैं, स्टैट्यूट मतलब लॉज। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी लीगल वर्ड्स हैं तो उसके सेंस को ट्रूली, एक्यूरेटली डिटरमाइन करना या पता करना, ये है इसका मतलब, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब। ठीक है, अगला इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन। ये भी हमने देखा है क्वेश्चन पेपर में इंटरप्रिटेशन और डिफरेंस आ रहा है कंस्ट्रक्शन के साथ। तो देखो, दोनों में फ़र्क होता है। इंटरप्रिटेशन रेफर्स टू द लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। इंटरप्रिटेशन तो हमने नॉर्मली इंटरप्रिटेट कर दी। ठीक है, चाहे हम लोग लैंग्वेज इंटरप्रिटेट कर रहे हो इंग्लिश से हिंदी में, पंजाबी में, या फिर उस टेक्स्ट को समझ रहे हो, पर ये एक लिंग्विस्टिक है। ठीक है, भाषा के हिसाब से। और जबकि कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व ड्राइंग, जबकि कंस्ट्रक्शन क्या करता है, इन्वॉल्व करता है ड्राइंग, मतलब बनाना, कंक्लूजन उसका ऑल ओवर। वो हमने पढ़ा था बाकी सारे टॉपिक्स में। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो उसके हमने रूल्स किए थे उसमें, कि इसका यही मतलब होता है कि कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना सारा कुछ पढ़ने के बाद, कि क्या कंक्लूजन निकला। दैट गो बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्स्ट व्हेन एम्बिगिटी अराइजेस। जब भी कोई एम्बिगिटी अराइज होती है पूरी उसमें, स्टैट्यूट्स में या किसी भी लाइन में, तो उसको, कोई भी कन्फ्यूज़न अगर कोई क्रिएट होती है, उसको करने के लिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है, ये एक हिसाब का। अब देखो, अगर हम गोल पे आते हैं तो मेजर गोल क्या है इसका, टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है कि उसने किस वजह से ये बनाया होगा, उसको डिस्कवर करना। अब द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर को अगर मैगजिम में बात करें एक लैंग्वेज में, द मेंस और सेंटेंसिया लेजिस। ठीक है, मेंस को हमें पता है इंटेंशन, जब हमने मेंस रिया और एक्टिस रिया पढ़ा था, तो इंटेंशन होना ज़रूरी था ना किसी भी एक्ट या क्राइम को करने के लिए, तो इंटेंशन को ही यहाँ पे मेंस बोला है, मेंस और सेंटेंसिया लेजिस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड गिव इफेक्ट टू इट। ठीक है, लेजिस्लेचर की इंटेंशन को समझ के और उसको इफेक्ट देना पॉजिटिवली, या कंक्लूजन निकालना। अब है पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसकी हम बात करें तो अनसर्टेनिटी और एम्बिगिटी, मेजर यही है। देखो, अनसर्टेनिटी और एम्बिगिटी को रिमूव करना। स्टैट्यूट्स में हैव मल्टीपल मीनिंग। एक स्टैट्यूट्स के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, इसलिए तो हम रूल यूज़ करते हैं सबके, है ना। और भी अनक्लियर, स्टैट्यूट्स के मल्टीपल मीनिंग भी हो सकते हैं और अनक्लियर भी हो सकते हैं, तो इंटरप्रिटेशन हेल्प करता है रिजॉल्व करने के लिए एम्बिगिटी। ठीक है, अगला है असर्टेनिंग लेजिस्लेटिव इंटेंट। लेजिस्लेटिव की इंटेंट को भी असर्टेन करना, पता लगाना, समझना, टू अंडरस्टैंड व्हाट द लेजिस्लेचर एक्चुअली इंटेंडेड टू कन्वे थ्रू द लॉ। ये सारे हम पर्पस की बात कर रहे हैं। अगला है रेंडरिंग जस्टिस। जस्टिस को रेंडर करना या प्रोवाइड करवाना या कंप्लाई करवाना। टू अप्लाई द लॉ इफेक्टिवली टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन, एंश्योरिंग द लॉ सर्व्स इट्स पर्पस रेदर देन बीइंग अ डेड लेटर। अब इसमें देखो, ये चीज़ है, जस्टिस को रेंडर करना, लॉ इफेक्टिवली हो रियल वर्ल्ड में, और ये इंश्योर करे कि उस लॉ का जो पर्पस है वो बेटर सर्व हो, बल्कि ये ना हो कि वो एक हिसाब से डेड लेटर बन जाए। ठीक है, अगला है फिलिंग गैप्स। तो इंटरप्रिटेशन के जो भी रूल है या इंटरप्रिटेशन का जो भी वे है, उससे ये गैप फिल होता है। एड्रेसिंग ग्रे एरियाज, जो भी एरिया रह जाता है, रिकवर नहीं हो पाते या समझ नहीं आ पाते, जहाँ गैप रह जाता है, या लूप होल्स दैट द लेजिस्लेचर मे नॉट हैव फ्री फोर सीन, तो उन सबको कवर अप करता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, पर्पस में एलिमिनेटिंग एब्सर्डिटी। ठीक है, कोई भी एब्सर्डिटी है या कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको एलिमिनेट करना। द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज़ ऑफन यूज टू अवॉइड नॉनसेंसियल एंड इलॉजिकल आउटकम्स फ्रॉम द स्ट्रिक्ट रीडिंग। ठीक है, अगर स्ट्रिक्ट रीडिंग की बात करें या गोल्डन रूल की बात करें, हमने गोल्डन रूल पढ़ा था रूल्स में जो कि प्राइमरी रूल्स है उनमें, तो इन सब की वजह से कोई इलॉजिकल या नॉनसेंसिकल जो भी आउटकम्स है उसको अवॉइड करता है और सही आउटकम लेके आता है। ठीक है, अगला है कन्वेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। तो ये एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली भी कन्वेड करता है किसी भी रूल को या इंटरप्रिटेशन को। कन्वेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली इन लैंग्वेज यूज। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज उस यूज़ हुआ है उसके वे में। इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन सेवरल एड्स आर यूज्ड। कई सारे एड्स हैं हमारे पास यूज़ करने के लिए, तरीके हैं जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि प्रियम्बल वगैरह हो गया, अपना हेडिंग हो गया, जिससे हम समझ सकें, इंटरप्रिटेट कर सकें कि वो क्या कहना चाह रहा है रूल, या सेक्शन के आगे कुछ भी हेड नोट होता है उन सब के थ्रू। ठीक है, दे में बी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में भी डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी क्या चीज़ें होती हैं। स्टैट्यूटरी एड्स में भी इलस्ट्रेटेड बाय द जनरल क्लॉजेस एक्ट्स। ठीक है, स्टैट्यूटरी एड्स ये हो गए जनरल क्लॉजेस एक्ट्स हो गए 1897 के, एंड बाय स्पेसिफिक डेफिनेशन कंटेन इन इंडिविजुअल आर्टिकल्स। जो भी इंडिविजुअल एक्ट्स के अंदर स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है वो स्टैट्यूटरी एड्स होते हैं। और नॉन स्टैट्यूटरी एड्स हो गए कॉमन लॉ रूल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग सर्टन प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन एंड ऑल्सो बाय केस लॉज। नॉन स्टैट्यूटरी होगी जो कि केस लॉज के थ्रू समझ पाए या फिर प्रिजम्पशंस हों कुछ। ठीक है, कॉमन लॉ रूल होते हैं, कॉमन लॉ रूल होते हैं ये। आगे हम आते हैं नेचर एंड स्कोप पे। तो इसकी बात करते हैं, नेसेसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इंटरप्रिटेशन की, वुड अराइज ओनली वेयर द लैंग्वेज ऑफ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज़ एम्बिगियस हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, नॉट क्लियर हो, या फिर जहाँ पे दो व्यू बन रहे हो किसी स्टैट्यूटरी के, या फिर वेयर द प्रोविज़न जो है उस लॉ के गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग डिफिटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। ठीक है, मतलब मेन उसका उद्देश्य तो उसने ख़त्म कर दिया पर उसका मीनिंग ही कुछ और दे रहा है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो भी हम लोग इंटरप्रिटेशन यूज़ करते हैं। इन दिस रिगार्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ, अब देखो इन्हीं सब की वजह इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की वजह से 5 जजेस की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, इन RS नायक और AR अंतुल्य है दरअसल ये ANTULAY। ठीक है, RS नायक वर्सेस AR अंतुल्य है। ये नॉर्मल सबसे पहला केस स्टडी है जिसमें हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इन्हीं में 5 जजेस की बेंच थी जिसमें RS नायक और AR अंतुल्य का था। इसमें क्या था, इफ़ द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट आर क्लियर, अगर देखो स्टैट्यूट के वर्ड्स क्लियर हैं और अनएम्बिगियस है, ठीक है, मतलब साफ़ सुथरे हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या होगा, इट इज़ द प्लेनेस्ट ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, ये सबसे प्लेन ड्यूटी होगी कोर्ट की यहाँ पे, टू गिव इफेक्ट टू द नेचुरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, कि नेचुरल मीनिंग ही दिया जाए, मतलब जैसा लिखा है उसको वैसे ही इंटरप्रिटेट करो। अगला, द क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन अराइजेस। अब कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पे तब आएगी जब ओनली इन द इवेंट ऑफ एम्बिगिटी, जब कोई एम्बिगिटी होगी, कोई कन्फ्यूज़न होगी, और द प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूनियन इन द स्टैट्यूट वुड बी सेल्फ डिफिटिंग, या फिर जो प्लेन मीनिंग होगा जो हम निकाल रहे हैं वो सेल्फ डिफिटिंग होगा, मतलब बैठ ही नहीं रहा होगा सिचुएशन पे, तभी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसी में हमने बात बताई है इन्होंने, अगेन द सुप्रीम कोर्ट इन ग्रसिम इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम्स। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ग्रसिम इंडस्ट्री लिमिटेड में वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम। इसमें क्या था, बॉम्बे क्लस्टर ऑफ कस्टम, कलेक्टर ऑफ कस्टम बॉम्बे हैज़ फॉलोड द सेम प्रिंसिपल एंड ऑब्जर्व। इन्होंने भी सेम प्रिंसिपल यहाँ पे हुआ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, और ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे वर्ड्स क्लियर हो और कोई भी ऑब्सक्योरिटी ना हो, ठीक है, मतलब सब साफ़ सुथरा हो, एंड देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी एंड इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर भी समझ आ रहा हो, तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता कोर्ट के लिए कि इस पे कोई भी अमेंडमेंट या अल्टरिंग करे स्टैट्यूट के प्रोविज़न में। ठीक है, द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज टू हेल्प द जस्ट टू सर्टेन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मेन पर्पज़ ही है ताकि जजेस को इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर पता लग पाए कि उसकी क्या इंटेंशन है। ठीक है, नॉट टू कंट्रोल दैट इंटेंशन, ये मतलब नहीं है कि वो उस इंटेंशन को वो कंट्रोल करे और अपने हिसाब से उसको कन्फाइन करें। ठीक है, विद द जज में डीम रीजनेबल और एक्सपेडिएंट। अब बाकी जजेस को जैसा लगता है वो वैसा कर सकते हैं विद इन द लिमिट्स।
अगला है स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसकी बात करें तो स्कोप कहाँ तक इंटरप्रिटेशन की बात की जा सकती है, किस लेवल तक की जा सकती है, ठीक है। स्कोप में हम लोग ये बताते हैं। स्कोप में क्या है, एक्सटेंड बियॉन्ड स्टेट्यूट्स। अब जो इंटरप्रिटेशन है वो स्टेट्यूट के बियॉन्ड भी एक्सटेंड करता है। इट अप्लाइज टू ऑल लेजिस्लेटिव एक्ट, सारे एक्ट्स पे करता है, क्योंकि सारे एक्ट्स में कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न वगैरह रहती है, तो सबको ही कहीं ना कहीं कोई भी बात, कोई भी मसला कहीं भी किसी भी केस में आके खड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इट अप्लाइज टू ऑल द लेजिस्लेटिव एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एंड बाय लॉज होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस, ठीक है। अगला है कॉन्टेक्चुअल अप्रोच। बाय लॉज मेजरली जैसे कि कोई ग्रुप्स वगैरह होते हैं फाउंडेशन के या फिर सोसाइटी के, अपना होता है जो भी बनते हैं रूल्स लॉज वगैरह, उनमें ये बाय लॉज, उन वाले रूल्स को मेजरली बाय लॉज बोलते हैं। इसके बारे में किसी को पढ़ना हो तो अलग से डेफिनेशन क्रिएट कर ले, ठीक है। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है अगर डिवाइड किए होते हो ना, जैसे कि सोसाइटी में एक डेजिग्नेशन डिसाइड कर दी जाती है RWA में कि सेक्रेटरी ये और जो भी और डेजिग्नेशन, तो वही वाली ये लेजिस्लेशन होती है, ठीक है, बनाए हुए रूल्स मेजरली। अगला है कॉन्टेक्चुअल अप्रोच रहता है स्कोप में। कॉन्टेक्चुअल अप्रोच मतलब हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं मेजरली, सारे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के उसका मतलब निकालते हैं इंटरप्रिटेशन में। तो स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज अ होल, सारा का सारा पढ़ो कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट, सारे कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करो, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट एंड द स्कीम ऑफ द लेजिस्लेशन, ठीक है। अगले में आते हैं मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन के मेथड्स भी हैं स्कोप के अंदर, कि कई सारे मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी हम लोगों ने इससे पहले पढ़े थे प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लिटरल मीन्स नॉर्मल मीनिंग, लिटरल या ग्रामेटिकल रूल बोलते हैं, लिटरल को बोलते हैं बिल्कुल प्लेन रूल, मतलब जो भी चीज़ जैसे लिखी है स्टैट्यूट उसको वैसे के वैसे ही बताना, पढ़ना और समझना। वर्ड्स आर इंटरप्रिटेटेड इन देयर ऑर्डिनरी, नेचुरल और ग्रामेटिकल मीनिंग, ठीक है। गोल्डन रूल की बात करते हैं, ये लिटरल रूल का मॉडिफाइड वे होता है। और मिस्चीफ रूल की बात करें तो ये हेडेंस केस भी होता है। अगर किसी को इनके बारे में डीपली पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के अंदर प्राइमरी रूल्स है इंटरप्रिटेशन का, उसको पढ़ें, ठीक है। और हेडेंस केस भी मैंने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ अच्छे से। अगला है पर्पसिव अप्रोच। इसमें मोस्टली पर्पस बताया जाता है, स्टैट्यूट का क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है कि किस पर्पस से स्टैट्यूट बनाया था, उस बात को ध्यान में देके इंटरप्रिटेट करना। अगला है एड्स टू इंटरप्रिटेशन। स्कोप की बात करें तो देखो एड्स भी है इंटरप्रिटेशन में। एड्स हमने इंटरनल एक्सटर्नल किए थे। अब देखो कोर्ट्स यूज़ करता है इंटरनल एड्स, जैसे कि प्रियम्बल हो गया, टाइटल हो गया, हम लोगों को पता चल जाता है एक्ट्स या आर्टिकल या सेक्शन से कि उसके टाइटल पढ़ के या प्रियम्बल पढ़ के कि वो किस बारे में बातें कर रहे हैं। डेफिनेशन हो गया विद द एक्ट। और एक्सटर्नल एड्स भी है जैसे कि डिक्शनरीज, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स टू क्लैरिफाई मीनिंग, ठीक है। ये है स्कोप। आगे चलते हैं।